ये कहानी है किसान का बुद्धिमान बेटा। मोहनपुर नामक एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, राम, श्याम और गोपाल। राम और श्याम काफी समझदार थे। वही गोपाल को सब बुद्धू कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और मूर्ख भी था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है। और बेटा गोपाल से मुझे कुछ समझ नहीं आता है। वो आगे चलकर क्या करेगा। साथ ही गांव के जमींदार की नजर हमारी जमीनों पर है। दादाजी की जमीन पर पता नहीं कैसे वो अपना नाम लिखवा लिया है। आप चिंता ना कीजिए पिताजी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और इस गोपाल को क्या ही करूं पिताजी, अगर कोई काम दो तो सब उल्टा ही करता है। पता नहीं भोंदू इतना मूर्ख कैसे हो गया, जबकि हम दोनों भाई इतने समझदार हैं। मैं कहां से मूर्ख दिखता हूं तुम दोनों को? हाँ, कल तुमने रामू चाचा को क्यों मारा इतना? रामू चाचा ने बोला मुझे चप्पल देने के लिए, तो मैंने उसकी बात मानकर उसे उसका चप्पल दे दिया। उन्होंने तुम्हें चप्पल पहनने के लिए मांगा था, लेकिन तुमने तो रामू चाचा को चप्पल से फेंक कर मार दिया। ऐसा कौन करता है? कल मैंने इससे कहा था कि जाओ और खेत से अनाज काट के ले आओ, तो मैंने कुछ देर बाद जाकर देखा तो ये खेत में बैठकर एक एक दाना को चाकू से काट रहा था। हाँ तो क्या, तुमने ही तो कहा था कि जाओ और खेत से अनाज काट के ले आओ। अरे भोंदू, तुम्हें कोई भी बात समझ नहीं आती है क्या? अनाज काटने को बोला था, मतलब फसल काट कर ले आना था तुम्हें। पिताजी, मैं वही तो करता हूँ जो मुझे बोला जाता है। गोपाल के पिताजी को हमेशा गोपाल की चिंता लगी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं इस गोपाल का क्या होगा। आप ही मेरे गोपाल की रक्षा कीजिए। किसान बहुत बूढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब गोपाल का कोई भी सहारा नहीं था। दोनों भाई मिलकर गोपाल का मजाक उड़ाते रहते थे। ओ भोंदू गोपाल, इधर आओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। ठीक है भैया, अभी लेकर आता हूँ। गोपाल एक बाल्टी पानी लेकर आ जाता है। ये लीजिए भाई साहब, मैंने आपके लिए पानी ला दिया हूँ। अरे मूर्ख, पीने के लिए पानी मांगा था, नहाने के लिए नहीं। एक काम तुम सही से नहीं कर सकते हो। तुम इसे बोलते ही क्यों हो जब तुम जानते हो कि ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ मुफ्ती का रोटी तोड़ता है और खाली नुकसान कराता है। गोपाल दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब हर रोज गोपाल के साथ बुरा व्यवहार होता है। गांव वाले भी गोपाल को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते थे। एक दिन गोपाल अपने खेत को देखने के लिए जाता है, तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खेत जोतते हुए दिखता है। गोपाल बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा खेत जोत दोगे क्या? काका, अगर मैं खेत जोत दूंगा तो आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा क्या? उसके लिए तो कमर दबानी पड़ेगी ना। अरे बोंदू, मेरे कमर में दर्द है, जिसके कारण मैं खेत नहीं जोत सकूंगा, इसलिए तुम्हें बोल रहा था। हाँ तो ऐसा बोलो ना काका, खुद गलत बोलते हो और बाद में मूर्ख मुझे ठहराते हो। हाँ बचुआ, तुम ठीक कह रहे, हम ही मूर्ख हैं। अब जाकर खेत जोत दो और तुम मेरी कमर की चिंता मत करो। काका के कहने पर गोपाल खेत जोतने लगता है। गोपाल मूर्ख जरूर था, लेकिन मेहनती भी था। वो सबकी मदद भी किया करता था, लेकिन लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन गोपाल कड़ी धूप में घर से निकल जाता है और काफी दूर चला जाता है। गोपाल काफी देर चलने के बाद एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो थोड़ा आराम करने लगता है। आराम करके फिर वो उसी जंगल में कुछ दूर एक तालाब के पास अपनी प्यास बुझाने के लिए चला जाता है। पानी पीने के बाद वो सोचने लगता है, मैं कहाँ आया हूँ? मुझे खुद भी पता नहीं, घर जाने का रास्ता ही भूल गया हूँ। तभी गोपाल वहाँ से कुछ दूर जाता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है।
जो सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर रही होती है। तो गोपाल उसके करीब जाकर पूछता है, ये कौन सी जगह है? ये तो जंगल है, आप यहाँ कैसे आ गए? इधर तो कोई आदमी आता जाता भी नहीं है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है। उसके बाद गोपाल ने सारी बात उस लड़की को बता दी। गोपाल की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि ये यहाँ का नहीं है। मेरा नाम रूपा है। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे घर का पता नहीं चल जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। मैं लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। लकड़ी बेचकर जो मिलेगा उसमें ही हम दोनों गुजारा कर लेंगे। गोपाल खुश होकर उस रूपा के पास चला जाता है। बाजार से लकड़ी बेचने से जो भी पैसे उसे रूपा को मिलते, उससे वो अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन गोपाल का भौंडापन अभी भी जारी था। वो अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता था। भाई साहब, वैसे गोपाल दिखाई नहीं दे रहा है काफी दिनों से, पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो जमींदार ने हमारी जमीन ले रखी है, ये परेशानी क्या कम थी जो अचानक से ये गोपाल भी गायब हो गया। मैं तो तंग आ गया हूं इस गोपाल से। चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। एक दिन गोपाल जंगल से लकड़ी लाने अकेले चला जाता है। लकड़ी का बोझ काफी भारी था, जिसके कारण वो उठा नहीं पा रहा था। अरे बाप रे बाप, ये लकड़ी का बोझ तो बहुत भारी है, हमसे तो हिल भी नहीं रहा है। पता नहीं रूप इसको कैसे उठाती थी। तभी गोपाल को अचानक एक पेड़ के नीचे साधु बाबा नजर आए, जो ध्यान लगाए बैठे थे। और गोपाल बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चला जाता है और उनसे बोलता है, बाबा मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए ना। साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। साधु इसकी बात को नहीं सुनते हैं। ये अजीब इंसान है, क्या नींद में इतना मगन है कि कोई मदद मांग रहा है तो उसे मदद भी नहीं किया जा रहा। कौन मूर्ख इंसान है जो मेरी तपस्या को भंग कर दिया है? मैं हूं। ए मूर्ख इंसान, तो खुद को समझते क्या हो? तुम बहुत बुद्धिमान हो। लो, अब आप भी मूर्ख बोलने लगे। आपको पता नहीं है क्या मैं कितना समझदार हूं? सब बस मुझे ही मूर्ख बोलते रहते हैं। तू बहुत समझदार है ना? तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना? जा, मैं तेरी बुद्धि को श्राप देता हूं। तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू भी जैसा है ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अरे महाराज, श्राप तो दे दिए ना, अब मेरी लकड़ियों का बोझ हाथ उठा दो। ये बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अचानक गोपाल ने अपने शरीर के अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया, पर उसे समझ नहीं आया आखिर ये क्या हुआ। तभी वो लकड़ी को उठा लेता है और फिर घर चला जाता है। रूपा लकड़ियों की कीमत का हिसाब लगा रही होती है। आ गए लकड़ियाँ लेकर आप? हाँ, मैं आ गया हूँ। 200 का हिसाब हुआ है आज। रूपा, तुम गलत हिसाब कर रही हो। झोपड़ी के पीछे जो 2 बंडल लकड़ी रखी हुई है, तुमने उसे बेचा ही नहीं, और तुमने कल 2 बोझे आधे दाम पर बेचे थे, क्योंकि वो गीली थी। इसीलिए तुम्हारे पास अभी 100 रुपए का हिसाब कम है। मैं तो भूल ही गई थी। आगे से ध्यान रखना। आपने तो सही हिसाब लगाया। अचानक से आप में इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? अरे, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है? आप कहो ना। आप मुझे अच्छे लगते हो और हम दोनों का अच्छे से जान पहचान भी हो गया है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले? अरे रूपा, क्या सच में मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? हाँ, आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। इसके बाद रूपा गोपाल ने गांव के पास वाले मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद एक दिन गोपाल रूपा से कहता है, अब मुझे अपने गांव जाना है रूपा। ठीक है, आप चले जाइए। जाऊंगा, पर अकेले नहीं, तुमको भी साथ ले जाऊंगा। तुम मेरी रानी हो, चलोगी ना? अब आप ही तो मेरे सब कुछ है, आपके बिना भला मैं कैसे रह सकती हूँ। गोपाल रूपा को लेकर अपने गांव पहुँचता है और अपने घर जाता है। वहाँ वो देखता है कि दोनों भाई चिंता में बैठे थे। भैया, मैं आ गया।
अरे भोंदू, तू कहाँ चला गया था रे? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भैया, मैं गलती से जंगल चला गया था, वहां रूप ने सहारा दिया। अच्छा हुआ तू आ गया, मगर क्या फायदा, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत भैया? पिताजी का पूरा जमीन जमींदार ने अपने नाम करवा लिया है, और अब हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है जहां खेती करके हम अपना गुजारा कर सके। पिताजी का जमीन जमींदार ने हड़प लिया है। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं वो जमीन छुड़ा लूंगा। तू छुड़ाएगा जमीन? तेरे जैसे मूर्ख इंसान सुनकर हंसी आ रही है। आप मेरी बात तो मानो भैया, मैं अपना जमीन जरूर छुड़वा लूंगा। मेरे पास एक योजना है। गोपाल अपनी योजना बनाता है। गोपाल की बातें सुनकर दोनों भाई दंग रह गए और सोचने लगे कि गोपाल इतना समझदार कैसे हो गया। उन दोनों को रूपा ने साधु के श्राप के बारे में बता दिया, जो श्राप गोपाल के लिए वरदान बन चुका था। अरे भोंदू, जैसी योजना तुमने बताई है, हम वैसा ही काम करेंगे। मेरे भाई, तू ही हमें अब इस मुसीबत से बचा सकता है। भैया फिक्र मत करो, अब देखो उसे जमींदार को कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि राम के पिताजी के खेत में रात को चुड़ैल घूमती है और गांव के आसपास के लोगों को भी डर लग जाता है। वहां डर का माहौल छा जाता है और ये खबर जमींदार के पास भी पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हाँ मालिक, हर रात मोहन के खेत पर एक चुड़ैल घूमते नजर आती है, और जैसे ही सामने जाओगे तो वो चुड़ैल गायब हो जाती है, और गांव के 5-6 लोग तो बीमार हो गए हैं चुड़ैल को देखकर। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? आज रात में जाकर देखता हूँ। उसी रात जमींदार ने मोहन के खेत में चुड़ैल को देखने के लिए 4-5 आदमियों को साथ में भेजा था। न जाने कौन सी चुड़ैल दिखाई देती है इन लोगों को, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी कुछ दूरी पर सफेद कपड़े पहने कोई इंसान दिखता है। जय हनुमान, जय हनुमान ने चुड़ैल कहाँ से आ गई? रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। मालिक, चुड़ैल तो गायब हो गई है। तभी अचानक से चुड़ैल फिर से वहाँ आ जाती है और फिर बोलती है। ये जमीन किसकी है? मुझे बहुत पसंद आ गई है। अब तो मैं यहीं रहूंगी हमेशा के लिए। और जो भी जमीन पर अपना हक जताएगा, मैं उसे मार दूंगी। हे भगवान, आज बचा लो मुझे। कोई जमीन नहीं चाहिए मुझे, कभी मुड़कर भी इस जमीन की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे नहीं चाहिए, भगवान बचा लो। सबके सब लोग वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं और दूसरे दिन जमींदार ने वो जमीन राम और श्याम को वापस लौटा दी। अरे बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये जमीन तो मोहन की थी और उसी की रहेगी, अब से तुम लोगों की हो गई। अगर आज के बाद हमारे जमीन पर आंख उठाकर भी देखा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ से जमींदार चला जाता है। वाह भोंदू, क्या दिमाग लगाया है तुमने। रूप, तुमने चुड़ैल बनकर जो जमींदार को डराया, एकदम असली चुड़ैल लग रही थी। धन्यवाद रूप, हमारी इतनी मदद करने के लिए। धन्यवाद किस लिए भाई साहब, अब मैं इस घर की सदस्य हूँ और अपनी जमीन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। गोपाल को पता था कि समझदारी से किसी भी चीज को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस तरह गोपाल की होशियारी और रूपा की मदद से उनकी जमीन वापस मिल गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है राजा बनने का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमित नाम का नवयुवक रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। अमित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने सभी तरह की किताबें पढ़ रखी थी, लेकिन अमित इतना गरीब था कि वो अधिक पुस्तक नहीं खरीद सकता था। उसको अधिक से अधिक पुस्तकें खरीदने में उसके चाचा उसकी मदद किया करते थे। वो गांव में सबकी मदद किया करता था।
और नगर के लोग भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल का इंसान था और अमित अपने राज्य का राजा बनना चाहता था और अक्सर अपनी माँ से कहता रहता है, माँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। मैं सोता हूँ तो रोज यही सपना देखता हूँ कि मैं सोनपुर का राजा बन गया हूँ। ओ बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे सपने क्यों देखते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम राजा कभी नहीं बन सकते? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और राजा में क्या अंतर है? वो भी तो मेरी तरह इंसान ही है। बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का राजा बनने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन अमित को अपनी माँ द्वारा कही गई बात का कोई असर नहीं पड़ता था। वो अभी भी राजा बनने का सपना देखता रहता था। धीरे धीरे ये बात नगर में फैल गई और नगर में इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी कि होते होते ये चर्चाएं नगर के राजा इंद्रजीत के पास जा पहुंची। और एक दिन महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि नगर का जो लड़का राजा बनना चाहता है उसे मेरे पास लाया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उस लड़के को दरबार में बुलाता हूँ। मंत्री ने एक पहरेदार को उसके घर पे भेजा। सुनो नवयुवक, तुम्हें महाराज ने दरबार में अभी तुरंत बुलाया है। क्या मुझे महाराज ने बुलाया है? मैं अवश्य आऊंगा। पहरेदार और अमित दोनों दरबार की ओर निकल जाते हैं। फिर अमित महल में पहुंच गया। तब महाराज ने अमित से कहा, मैंने सुना है कि तुम राज्य का राजा बनना चाहते हो और लोगों को भी इस बारे में बता रहे हो। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम राजा बनने का सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि राजा बनना कितना कठिन काम है और राजा की गद्दी पर सिर्फ राजा का बेटा ही बैठ सकता है और तुम में राजा बनने की कोई गुण नहीं दिख रहा है जो तुम राजा बन सकते हो। महाराज, मैं ये सब पहले से जानता हूँ, लेकिन राजा भी तो मेरी तरह इंसान ही होता है। सब इंसान बराबर होते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बने, बल्कि जो इंसान ज्यादा योग्य समझदार हो उसे ही राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। अमित की बातें सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। कुछ देर तो वो शांत रहे और फिर बोले, ये बात तो सही है, लेकिन तुम इस राज्य के राजा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक काम दूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, मैं तैयार हूँ। बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुनो अमित, अगर वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें राजगद्दी सौंप दूंगा। राजा की बात सुनकर अमित बहुत खुश हुआ और बोला, महाराज, आप जो भी चाहो मैं करने को तैयार हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे इंसान न पूरा कर सके। अमित की ये बातें सुनकर दरबार के दरबारी और मंत्री और राजा भी सभी आश्चर्य में थे। तो सुनो, तुमको आज खाली पैर और बिना पानी लिए, बिना खाए पिए पूरा 2 दिन पास वाले गांव के जंगल से लकड़ी लेकर आना है। अगर इसे कर दोगे तो तुम राजा बन जाओगे। ठीक है महाराज, आज मैं अपने घर जाता हूँ और उसके बाद कल दरबार में आऊंगा जंगल जाने के लिए। तो फिर ठीक है अमित, तू अभी निकल जा जंगल की तरफ और 2 दिन बाद आना। अमित ये सब बातें करके अपने घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में सोचता हुआ जाता है, आखिर मैं 2 दिन बिना पानी पिए कैसे रह सकता हूँ, और वो भी जंगल में कड़ी धूप भी रहेगी। लेकिन मुझे तो रहना ही होगा। जो हो ऊपर वाले की देन से हो ही जाएगा। तभी अमित घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं राजा से मिलकर आ गया। बेटा, राजा ने तुमसे क्या कहा? माँ, राजा ने बोला कि तुम्हें खाली पैर और बिना पानी पिए 2 दिन जंगल में रहना है और लकड़ी लेकर आना है। अगर इतना कर लोगे तो तुम्हें राजगद्दी सौंप दिया जाएगा। बेटा, लेकिन तुम बिना पानी पिए 2 दिन जंगल में रह लोगे और ऊपर से लकड़ी भी लाना है। ये तो बहुत कठिन है बेटा।
लेकिन माँ मैं तो ये काम करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं कल जाऊंगा। ठीक है बेटा, चले जाना तू कल। अमित सुबह होते ही राजमहल निकल जाता है और राजमहल पहुंच के इंद्रजीत से कहता है, महाराज मैं आ गया। तो फिर ठीक है अमित, तू अभी निकल जा जंगल की तरफ और 2 दिन बाद आना। अमित जंगल की ओर खाली पैर निकल जाता है और जंगल की ओर पहुंच जाता है। तभी अमित को रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो अमित से कुछ कहता है। ओ भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? इधर मत जाओ, इधर बहुत सारा जंगली जानवर रहता है। इधर जितना भी लोग जाते हैं जंगली जानवर सभी को मार खा जाता है। भैया मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मैं तपस्या में निकला हूँ। मुझे इस जंगल में 2 दिन रहना है और वो भी बिना पानी पिए रहना है। लेकिन ये सब क्यों भाई? भैया मुझे राजा बनने का बहुत सपना था, तो राजा ने अपने आदमी को मेरे घर पे भेजा, तो मैं राजमहल गया। जब मैं राजमहल गया तो राजा ने मुझे बोला कि तुम्हें राजा बनने का शौक है तो एक शर्त है, अगर इस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। जितनी भी बात थी उस आदमी को अमित ने पूरी बता दी। भगवान करे तो इस तपस्या को पार कर ले। ठीक है भाई, मुझे मार्केट जाना है लकड़ी बेचने के लिए, तो ये लकड़ी का बोझ उठाकर मेरा माथा पर रख दो भाई। ठीक है भाई, अभी रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अमित ये सब बातें करके आगे की ओर निकल जाता है। तभी आगे एक जंगली शेर दिखता है। वो अपना रास्ते में सीधा जा रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो आगे इतना बड़ा शेर है, अगर मैं जाऊंगा तो शेर मुझे मार डालेगा। एक काम करता हूँ, तब तक मैं इधर जाकर लकड़ी जमा कर लेता हूँ। राजा ने बोला था लकड़ी भी लेकर आना। अमित थोड़ा ही लकड़ी जमा करता है, इतने में ही रात हो जाती है। तभी अमित एक पेड़ के नीचे आराम करके सो जाता है। फिर सुबह होती है, वो लकड़ी जमा करने निकल जाता है। तभी उधर राजा टेंशन में रहता है कि पता नहीं अब मेरा इस राज गद्दी का क्या होगा, मेरा ही रहेगा या अमित का हो जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। तभी उधर अमित, मुझे तो बहुत जोर पानी प्यास लग गया है, अब मैं क्या करूं? अगर पानी पी लेता हूं तो राजा बन नहीं पाऊंगा। वैसे भी राजा को पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं। दूसरी रात हो जाती है और अमित अपना जमा किया हुआ लकड़ी अपने सर पर उठाकर निकल जाता है। धीरे धीरे राजमहल पहुंचते ही सुबह हो जाती है। अमित, तुम अपना तपस्या पूरा करके आ गए। तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया। अब तो तुम राजा बन के ही जाओगे। हाँ महाराज, क्यों नहीं, इस बार मैं राजा बनूंगा। ठीक है अमित, तुम खाना खा लो, तुम बहुत थक गए होगे। तभी राजा अपने सिपाहियों से 2 खाने की प्लेट मंगवाता है और खाना खाने के बाद ये तो राजगद्दी लेगा। एक काम करता हूँ, इसके पानी में जहर मिला देता हूँ, ये पी लेगा तो मर जाएगा और सब लोग सोचेंगे कि 2 दिन जंगल में भूखा रहा इसलिए मर गया होगा। तभी राजा अमित के गिलास में जहर मिला देता है। तभी अमित चुपके से वो गिलास बदल देता है। महाराज पहले आप खाइए, उसके बाद हम खाएंगे, क्योंकि आप राजा हैं, तो आगे आपका ही खाना फर्ज बनता है। ये तो बहुत ही चालाक है। एक काम करता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ और इसको राजगद्दी सौंप देता हूँ। तभी राजा ने पूरे गांव के लोग को महल में बुलाया और फिर से वो कहता है, देखो भाई लोग, ये अपना तपस्या पूरा कर लिया है। आज से मेरी जगह राजा ये रहेगा और आज से राजमहल की गद्दी पर यही बैठेगा। अमित को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और पूरा माहौल बन जाता है और अमित पूरा खुश हो जाता है। तो सुनो भाई लोग, आज से इस राज्य का राजा मैं हूँ। आप लोगों को जो भी चीज का समस्या होगा उसका समाधान मैं करूँगा। अमित पूरे गांव में गरीब लोगों के घर पहुंचकर चापाकल दिया और पूरे गांव में एक बहुत बड़ा नदी बनवाया और भी बहुत सारी चीजें बनवाई। अमित का यही सपना था कि मैं राजा बनूं और सबकी मदद करूं। अमित ये सब काम बहुत अच्छी तरह से करता और बहुत खुश होता था और फिर घर लौट जाता था।
और फिर माँ के साथ अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।